उत्तर प्रदेश के आगरा का एक इलाका लगता है टेढ़ी बगिया, और टेढ़ी बगिया का एक क्षेत्र है इस्लाम नगर। 16 दिसंबर 2024 की शाम लगभग 5 बजे के आसपास का समय रहा होगा। दरअसल एक दुकान के अंदर एक अनियंत्रित टेम्पो अचानक से घुस जाता है, और जैसे अंदर जाता है तो उसके बाद एक 9 साल की लड़की होती है, उसके हाथ में चोट लग जाती है। बस इसी बात को देखते हुए कहासुनी शुरू हो जाती है। दरअसल जो टेम्पो है वो इसी बस्ती का है, इसी मोहल्ले का है, और जो टेम्पो चालक है वो भी इसी बस्ती में रहता है। अब इधर जिसकी दुकान के अंदर टेम्पो गया था, उस व्यक्ति की बेटी को जब चोट लग जाती है तो वो पुलिस को सूचना देता है। कहता है कि साहब, मुझे रोज़ रोज़ इन लोगों ने परेशान कर रखा है, मेरी मदद कीजिए। पुलिस आती है, लेकिन पुलिस मौके पर आकर पूरे मामले की जांच पड़ताल करने के बाद उसको लगता है कि शायद इतनी बड़ी बात नहीं है, और दोनों पक्षों में समझौता कराकर चली जाती है। समझौता हो जाता है इस शर्त पर कि कभी भविष्य में झगड़ा नहीं करेंगे। लेकिन अभी 2 दिन ही बीते थे, यानी कि 18 दिसंबर 2024 की सुबह लगभग 8 बजे के आसपास का वक्त था। दोनों तरफ से पथराव शुरू हो जाता है, और पथराव होता है। उसके बाद जो पीड़ित व्यक्ति होता है वो अपने बेटे के साथ इधर उधर कभी नेताओं के पास जा रहा था, कभी पुलिस के पास जा रहा था, कभी स्थानीय लोगों के पास जा रहा था, ये कहकर कि आप मेरी मदद कीजिए, मदद कर दीजिए, मुझे लोग परेशान कर रहे हैं, मेरा एक छोटा सा घर है, उस घर पर लोग कब्जा करना चाहते हैं। जब कोई सुन नहीं रहा है, तब उस व्यक्ति ने अपने इस घर को, इस जगह को छोड़ने का फैसला कर लिया। यहाँ से वो निकल जाता है कहीं दूसरी जगह पे। ये कोई नहीं जानता था कि वो गया ज़रूर है, लेकिन 5 कत्ल हो जाएंगे। जैसे कि 5 कत्ल होते हैं, इसकी गूंज पूरे इंडिया में फैल जाती है। एक तरफ लोग नए साल का जश्न मना रहे थे, दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर एक खबर तैरने लगती है, तेज़ी से फैलने लगती है कि एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या हो जाती है। आज की इस कहानी के माध्यम से जानने की, समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार नए साल के जश्न की उस संध्या पर जो 5 कत्ल की इबादत लिखी जा रही थी, उसके पीछे की वजह क्या है। और जैसे ही नए साल का जश्न मनाया जा रहा था, अगले दिन यानी कि 1 जनवरी 2025 को वो कत्ल की सूचना किस लिए पहुंचती है, और आखिरकार इसके पीछे की वजह क्या होती है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दिलीप यादव, और आज की जो सच्ची घटना है मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की। लखनऊ का एक थाना लगता है नाका थाना। दरअसल नाका थाना क्षेत्र का चारबाग रेलवे स्टेशन के ठीक सामने एक होटल है जिसका नाम है शरणजीत होटल। उसके कमरा नंबर 109 में एक लड़का जिसकी उम्र लगभग 24 साल के आसपास होती है, वो निकलता है और सीधा थाने पहुंचता है। थाने जाने के बाद अभी ना यहाँ पर अधिकारी ठीक से आए हैं, ना ही पुलिस वाले अभी ठीक से, क्योंकि रात भर ड्यूटी की थी। समझ नहीं पा रहे थे कि क्योंकि ज़्यादातर लोग अभी सुबह जल्दी से उठे भी नहीं हैं। रात भर जो नए साल का जश्न मनाया था, सबके सब आराम से इत्मीनान से सोए हुए थे। लेकिन इसी बीच में एक लड़का जब थाने पहुंच जाता है, जाकर सूचना देता है कि फला होटल के फला कमरा नंबर में 5 लाश पड़ी हुई हैं, तो पुलिस वालों को उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जिस तरह की बातें ये कर रहा है, जैसे वो मजाक कर रहा है। उससे पूछा जाता है कि तुम क्या कहना चाहते हो। वो कहता है कि शरणजीत होटल के कमरा नंबर 109 के अंदर 5 लाश पड़ी हुई हैं, आपको जाकर देखना चाहिए। पुलिस इस सूचना को बहुत गंभीरता से लेती है, और पुलिस जब सूचना को मिलने के बाद सीधा उस होटल में पहुंचती है, तो रूम नंबर 109 की तरफ जब रुख करती है, तो वाकई में वहां पर 1 जनवरी 2025 की सुबह लगभग 8 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा। 5 लाशें एक ही कमरे के अंदर, एक ही जगह पर जब देखी जाती हैं, चारों तरफ ब्लड फैला हुआ है। ये मंजर देखकर पुलिस की सांसें वहीं की वहीं अटक जाती हैं। थोड़ी देर में ये सूचना उच्च अधिकारियों तक पहुंच जाती है। अब एसपी हो, डीएसपी हो, एसएचओ हो, भारी पुलिस बल, फॉरेंसिक टीम,
तमाम अधिकारी वहां पर मौके पर पहुंच जाते हैं ये पड़ताल करने के लिए कि आखिरकार माजरा क्या है। दरअसल जैसे ही 5 लाशें की सूचना मिलती है तो पता चलता है कि किसी का तो गला दबाकर मारा गया है और किसी की हाथ की जो कलाई थी उसे किसी धारदार चीज़ से काट दिया गया है। सब के सब मर जाते हैं, यानी कि 5 मर जाते हैं। अब इस कहानी के बारे में जब जानने की कोशिश कर रहे थे तो पता चलता है कि ये जो परिवार है वो उत्तर प्रदेश के आगरा का एक इलाका है, थाना ट्रांस यमुना, और ट्रांस यमुना थाना क्षेत्र का इलाका लगता है टेढ़ी बगिया। वहीं का मोहल्ला है, बस्ती है इस्लाम नगर। दरअसल ये वहाँ के रहने वाले हैं। जिस परिवार की जो मुखिया है जिसका नाम मोहम्मद बदर उर्फ बदरुद्दीन, जिसकी उम्र लगभग 50 साल के आसपास रही होगी, उसकी पत्नी है जिसका नाम है आसमा, जिसकी उम्र 40 साल की है आसपास होगी। सबसे बड़ा वाला बेटा है जिसका नाम है अरशद, जिसकी उम्र 24 साल के आसपास है। और इसके बाद उनकी बेटी है जो सबसे बड़ी है जिसका नाम अलसिया, उसकी उम्र 19 साल। दूसरे नंबर की बेटी रहमीन जिसकी उम्र 18 साल। तीसरे नंबर की बेटी अक्षा जिसकी उम्र 16 साल और चौथे नंबर की बेटी आलिया जिसकी उम्र 9 साल। ये जो महिलाएं हैं इस घर की, यानी कि 4 बेटियां और पत्नी, उसकी लाशें पड़ी हुई हैं। बेटा मौके पर ही था। दावा किया जाता है कि नाका थाने में जाकर वही सूचना देता है, लेकिन जो घर का मुखिया है जिसका नाम मोहम्मद बदर है उर्फ बदरुद्दीन है, वो कहाँ है उसके बारे में पूछा जाता है तो पता चलता है कि वो चारबाग रेलवे स्टेशन की तरफ गया है। अब यहाँ से कहाँ गया है ऐसा दावा किया जाने लगता है कि वो भी अपनी जान देने के लिए गया है। जान क्यों देना चाहता है और वो लड़का आखिरकार वजह क्या है? जब लड़के से बातचीत की जाती है तो कहता है कि ये सब कत्ल मैंने ही किए हैं और पिता इसमें शामिल थे, यानी कि पिता और बेटे ने दोनों ने मिलकर 5 कत्ल कर देते हैं, 4 बहनों का और एक उसकी माँ का। अब इस बारे में पूछा जाता है तो दरअसल मोहम्मद बदर उर्फ बदरुद्दीन जो होता है वो और उसका बेटा ये आगरा में रहते हैं और आगरा में रहने के बाद फेरी का काम करते थे, कपड़े की फेरी लगाते थे, उसी से परिवार का भरण पोषण कर रहे थे। लेकिन जब मीडिया वाले आगरा के उसी इलाके में इस्लाम नगर में पहुंच जाते हैं और जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिरकार तुम्हारे मोहल्ले के रहने वाले मोहम्मद बदर और उसका बेटा अरशद, इन्होंने 5 कत्ल कर दिए हैं, क्या वजह है? तो स्थानीय लोगों का दावा शुरू हो जाता है, मीडिया में उनके बयान आने लगते हैं कि दोनों ही बाप बेटे झगड़ालू किस्म के व्यक्ति थे, किसी न किसी से झगड़ा करते ही रहते थे और इसी झगड़े की वजह से ही ये 5 कत्ल कर देते हैं। इस बात का यकीन नहीं हो रहा था इससे पहले कि इनकी बातें दुनिया के लोग समझ पाते। तभी एक सोशल मीडिया पर वीडियो बहुत तेज़ी से साथ वायरल होने लगता है और वीडियो होता है इस मोहम्मद बदर के बेटे का, जिसने जाकर सूचना थाने में दिया था। दरअसल वो कहता है कि हमारे पास एक छोटा सा घर है और उस घर में बस्ती के लोग कब्जा करना चाहते हैं और हमने उस अपने घर को बचाने के लिए तमाम कोशिशें की, इस स्थानीय लोगों से मदद मांगी, पुलिस से मदद मांगी, कोई सुनने को तैयार नहीं था। जब हमने देखा चारों तरफ से रास्ते बंद हो चुके हैं तो यहाँ से निकल जाते हैं और निकलने के बाद वो इस कड़ाके की ठंड में जगह जगह सड़क पर सोने को मजबूर हो जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, वो किस तरह की परेशानी उठा रहे होंगे आप सहज ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। स्थानीय लोग कितने बदमाश किस्म के हैं, वो नकली नोटों का कारोबार भी करते हैं। वो तमाम जो भी अपराध होते हैं वो सारे अपराधों में संलिप्त हैं। इसीलिए उन्होंने किसी न किसी रूप से हम लोगों पर प्रेशर बनाया और हम लोगों को वो जेल भेजना चाहते थे। यदि हम लोगों को, यानी कि बाप और बेटे को, वो जेल भेज देते हैं तो जो उनकी 4 बहनें हैं उन 4 बहनों से वो गंदा काम कराएंगे, उनको किसी न किसी जगह पर बेच देंगे, वो गंदा काम कराने के लिए मजबूर हो जाएंगी। इसीलिए सोचा कि यहाँ से निकलते हैं। जब स्थानीय यानी कि आगरा से वो निकलते हैं तो ये कह के जाते हैं कि हम लोग अजमेर शरीफ जा रहे हैं। और अजमेर शरीफ जाते हैं या नहीं जाते हैं ये तो खैर
इसकी जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन 30 दिसंबर 2024 को वो लखनऊ के नाका थाने क्षेत्र के एक होटल में, जो शरणजीत लगता है, होटल शरणजीत है, उसके रूम नंबर 109 में रुकते हैं। 30 तारीख को रुकते हैं। उसके बाद फिर अगला दिन आता है, यानी कि 31 दिसंबर 2024, और 31 दिसंबर भर वो ठीक ठाक है। लेकिन जब शाम का वक्त होता है तो शाम के वक्त उन्होंने बाहर से खाना मंगाया, खाने के साथ साथ शराब भी मंगाई जाती है, ऐसा मीडिया रिपोर्ट में आता है। और जो लड़कियां हैं और उसकी जो माँ है, उसको भी शराब पिलाई जाती है। शराब पिलाने के बाद किसी के मुंह में कपड़ा ठूस दिया जाता है, तो किसी को वैसे ही शांत कर दिया जाता है। अब इनको मारना था, इनका कत्ल करना था, तो जो चीख ना सके, चिल्ला ना सके, इसीलिए उनके मुंह में कपड़ा ठूस दिया जाता है और किसी का गला रेत दिया जाता है, तो किसी के कलाई की, हाथ के कलाई काट दी जाती है ताकि ब्लड भारी मात्रा में निकल जाए और उसकी, जाहिर सी बात है, उसकी फिर मौत हो जाएगी। जब दिन निकलता है तो दिन निकलने के बाद मोहम्मद बदर जो रेलवे स्टेशन की तरफ चला जाता है, ये कहते हुए कि मैं अपनी जान देने जा रहा हूँ, और बेटा भी शायद वो भी अपनी जान देने की कोशिश कर रहा था या जान देना चाहता था, लेकिन वो शायद इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाया, इसीलिए वो सीधा पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। अब पुलिस स्टेशन पर वो अपनी पूरी कहानी जाकर बयां कर देता है। साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपील करता है कि जिस तरह से आप कार्रवाई कर रहे हैं, आप ऐसे ही कार्रवाई करिए, और जो ज़मीन का टुकड़ा है, जिस पर झगड़े की संभावना बनी हुई है, जिस पर कब्जे की बात बनी हुई है, उसे हम मंदिर की ट्रस्ट को देना चाहते हैं। उस पर मंदिर बना दिया जाए और हमारे ये जो भी दुख तकलीफ़ हैं उनको दूर किया जाए। जो भी हमें परेशान कर रहे थे, हमारे घर वालों को परेशान कर रहे थे, उनको किसी भी कीमत पर बख्शा ना जाए। वो ये भी दावा करता है कि जब हमने धर्म परिवर्तन की बात की, यानी कि मुसलमान से हिंदू बनने की बात की, तो स्थानीय लोगों को इस तरह से गुस्सा आता है, इस तरह से तकलीफ़ होती है कि उन्होंने बस परेशान करना शुरू कर दिया। और स्थानीय लोगों की परेशानी से बचने के लिए ही हम इस कदम को उठाने के लिए मजबूर हुए हैं। हालांकि पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। साथ ही साथ उस लड़के ने जो वीडियो में कुछ लोगों के नाम लिए थे, जिसमें रानू, आफ्ताब अहमद, अजहर, सलीम, ड्राइवर और आरिफ, ऐसे कई नाम लिए थे। उन्होंने कहा कि ये सबसे ज़्यादा परेशान कर रहे थे। बाकी जो आसपास के लोग हैं वो एक ही कम्युनिटी के, एक ही समुदाय के, एक ही जाति के से बिलोंग करते हैं, और इसीलिए एक जैसे होने की वजह से इन लोगों को समझाते हैं कि ये तो बांग्लादेशी है, और बांग्लादेशी कहकर उन्होंने घर पर कब्जा करना चाहते हैं। उस लड़के ने यह भी दावा किया कि हम मूलतः रहने वाले बदायूं के हैं, बदायूं में उसकी ताई रहती है, यदि ताई से जाकर बातचीत करोगे तो हमारे पास पूरे डॉक्यूमेंट हैं कि हम भारतीय हैं। लेकिन हमें जानबूझकर हमें ऐसा ट्रीट किया जा रहा था जैसे हम बांग्लादेशी हों, और हम यहाँ से जब चले जाएंगे तो हमारा घर बचेगा और घर पर ये लोग, जो स्थानीय लोग हैं, कब्जा कर लेंगे। उस लड़के ने योगी सरकार से अपील की है इस मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने की। हालांकि पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है, ये देखने के लिए कि आखिरकार इस मामले की असली वजह क्या है। हालांकि उस लड़के ने यह भी स्वीकार कर लिया है कि उसने अपने पिता के साथ मिलकर अपनी चारों बहनों और मां का कत्ल कर दिया है। यहाँ पर कुछ खबरें ये भी आ रही हैं कि ये बाप बेटे मिलकर अपने ही परिवार के लोगों की किडनी बेचने के लिए ऐसा किया है। फिलहाल जब तक बदर नहीं पकड़ा जाता है, कुछ स्पष्ट कहना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि उसका लड़का अरशद तो अपना बयान बार बार बदल रहा है। यूपी पुलिस द्वारा 4 टीमें गठित की गई हैं, जगह जगह छापेमारी कर रही हैं। आगरा और अजमेर में पुलिस तलाश कर रही है, कानपुर में छापेमारी की गई है। आगरा के घर से पुलिस को कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामान बरामद हुए हैं। ये लखनऊ सामूहिक हत्याकांड में एक नया मोड़ भी आया है जो चौंका देने वाला है। पिता बदर की वसीयत पूरी कहानी को उलझा रखी है। बदर ने 10 महीने पहले ही अपनी वसीयत लिख दी थी, जिसमें बहुत कुछ बयां भी किया है। एक तरफ बेटे से दूरी आ रही है तो बेटियों से प्यार नज़र आ रहा है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि बेटियों के नाम संपत्ति
करने वाले पिता ने आखिरकार बेटे का साथ क्यों दिया? ट्रांस यमुना पुलिस को वसीयत की एक प्रति मिल गई है। बदर ने 24 फरवरी 2024 को एतमादपुर तहसील में वसीयत कराई थी। इसमें लिखा था कि उम्र 52 साल पहुंच चुकी है। इस नापायदान जीवन का कोई भरोसा व ठिकाना नहीं है। ना मालूम कब किस वक्त मेरा प्राणांत हो जाए। मेरा एक पुत्र अरशद उर्फ असद है जो शादीशुदा था, अब तलाक हो चुका है। 4 पुत्रियां रहमीन, अक्सा, अलसिफ़ा और आलिया हैं। इनकी उम्र 19, 17 और 14 व 8 वर्ष है। किसी की शादी नहीं हुई है। बेटियां मेरी हर प्रकार की सेवा करती हैं। मुझको किसी भी प्रकार की दिक्कत और परेशानी नहीं होने देती हैं। मुझको भी इनसे काफ़ी हमदर्दी है, स्नेह है और प्यार है। लिहाजा इनकी सेवा से खुश होकर मकान को बेटियों के नाम पर किसी दबाव के बिना कर रहा हूँ। वसीयत में यह भी लिखा था कि जब तक वो जीवित रहेंगे तब तक मकान के मालिक रहेंगे। उनकी मृत्यु के बाद बेटियां रहेंगी। वसीयत में यह भी लिखा था कि पुत्र असद का कोई संबंध नहीं है, ना होगा। इस वसीयत को उन्होंने प्रथम और अंतिम होने का भी दावा किया है। लोगों का मानना है कि इसी वसीयत के आधार पर जब असद को पता चला कि उसका घर में कोई हिस्सा नहीं है, घर तो बेटियों के नाम कर दिया, तभी से उसका दिमाग कुछ गड़बड़ा गया और वो ऐसा लगता है कि उसने जो है अपने दबाव में ही, जो उसके पिता बदर ने बाइट दी है वो उसके दबाव में ही दी है। इसकी सज़ा तो बदर और उसके लड़के अरशद को तो मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन उसको इस बात पर ऐसा करने पर किसने मजबूर किया है, पुलिस को इसकी भी जांच करनी चाहिए। साथ ही साथ पुलिस को ये भी जांच करनी चाहिए कि आगरा की उस पुलिस ने आखिरकार उस सूचना को, जो प्रथम सूचना मिलती है 16 दिसंबर 2024 की शाम 5 बजे के आसपास, उससे गंभीरता से क्यों नहीं लिया। 18 दिसंबर 2024 की सुबह जो 8 बजे सूचना मिलती है, उस खबर को इतनी गंभीरता से क्यों नहीं लिया। आखिर वो कौन नेता थे जिनके पास जाकर वो अपने परिवार के रहम की भीख मांग रहा था, बचाने के लिए अपील कर रहा था। आखिरकार उन्होंने मदद क्यों नहीं की। इस मामले की प्रत्यक्ष जांच होनी चाहिए, एक एक पहलू की जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी हो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। इस तरह की सोशल मीडिया पर एक तरह की आवाज़ उठ रही है और इस 5 कत्ल की सूचना से पूरा उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे भारत के लोग सन्न रह गए हैं। सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि एक तरफ तो लोग नए साल का जश्न मना रहे हैं और दूसरी तरफ लखनऊ से 5 लोगों की कत्ल की सूचना मिलती है, तो वाकई कोई भी हिल सकता है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल नहीं है, किसी का दिल दुखाना बिल्कुल नहीं है, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है, आप लोगों को सचेत करना है। आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं और मुबारकबाद। आप लोगों ने जो नए साल को लेकर बहुत सारे सपने बुने होंगे, आपके सारे सपने इस साल में अवश्य पूरे हों, ज़रूर पूरे हों। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे किसी और सत्य घटना के साथ। जय हिंद, जय भारत।